नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जहां हम मुश्किल लगने वाले विषयों को एकदम आसान बना देते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी जो सामान बेचने आई हो, वो एक पूरे देश पर राज करने लगे? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं, बल्कि 1858 से पहले भारत की सच्चाई थी। एक ऐसी हकीकत जहां देश के फैसले किसी संसद में नहीं, बल्कि एक कंपनी के बोर्डरूम में लिए जाते थे, और मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। बस यही वो वजह थी जिसने भारत के इतिहास में एक बहुत बड़े, एक जबरदस्त बदलाव की नींव रखी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कि कैसे एक कंपनी शासक बनी, फिर देखेंगे कि विद्रोह की चिंगारी कैसे भड़की, सत्ता का हस्तांतरण कैसे हुआ, उसके बाद नए राज का ढांचा कैसा था, और आखिर में बात करेंगे उसकी विरासत और कुछ जरूरी सवालों पर। तो चलिए, सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये हुआ कैसे। एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ मसाले, चाय और कपड़े खरीदने बेचने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर, मतलब कि शासक कैसे बन गई। अच्छा, तो कंपनी के शासक बनने की ये जो पूरी कहानी है ना, उसे हम 3 बड़े स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले 1600 के आसपास वो आए तो सिर्फ व्यापारी बनकर ही थे। फिर आया 1757, प्लासी की लड़ाई। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं से आप कह सकते हैं कि उनकी राजनीतिक भूख जाग गई। और इसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक चालाक नीतियां अपनाई और पूरे भारत पर अपना राज फैलाना शुरू कर दिया। ये सहायक संधि जो है ना, ये नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये एक तरह का जाल था। आप इसे ऐसे समझिए कि कोई आपसे कहे कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे और बदले में धीरे धीरे आपकी पूरी दुकान ही हड़प ले। कंपनी ने यही किया। भारतीय राजाओं से कहा गया कि आप अपनी सेना खत्म कर दीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन बदले में हमारी सेना का सारा भारी भरकम खर्चा भी आप ही उठाएंगे। नतीजा क्या हुआ? राजा के पास न अपनी सेना रही, न विदेशी मामलों में कोई दखल। वो बस नाम के राजा बनकर रह गए, पूरी तरह कंपनी पर निर्भर। और फिर आई ये दूसरी नीति, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो मतलब सीधे सीधे राज्यों को हड़पने का एक कानूनी बहाना था। लॉर्ड डलहौजी ने इसे खूब इस्तेमाल किया। नियम यह था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज अपने आप कंपनी का हो जाएगा। अब सोचिए, भारत में तो गोद लेने की परंपरा सदियों से चली आ रही थी। ये नीति उस परंपरा के बिल्कुल खिलाफ थी। जाहिर है, इससे राजाओं में बहुत गुस्सा था। सतारा, झांसी, नागपुर, कितने बड़े बड़े राज्य इसी नीति की वजह से जबरदस्ती कंपनी के शासन में मिला लिए गए। तो जब इतना कुछ हो रहा था, राज्य छीने जा रहे थे, पैसा लूटा जा रहा था, समाज में दखल दिया जा रहा था, तो इसका नतीजा क्या होना था? आखिरकार ये सारा गुस्सा एक भयानक विस्फोट के रूप में सामने आया। एक ऐसा महासंग्राम जिसे आज हम 1857 के विद्रोह या भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत कुछ कहती है। देखिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, जहां से कंपनी का राज शुरू हुआ, और ठीक 100 साल बाद 1857 में विद्रोह हुआ। मतलब ये कोई 1-2 दिन का गुस्सा नहीं था, ये पूरे 100 साल का दबा हुआ गुस्सा था। 100 साल की लूट, जमीन हड़पने की नीतियां और अपमान, ये सब कुछ 1857 में एक साथ ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। तो ये जो आग भड़की थी, इसकी चिंगारियां कई थीं। राजा महाराजा और नवाब नाराज थे क्योंकि उनकी सत्ता छीन ली गई थी। किसान और कारीगर बर्बाद हो रहे थे क्योंकि उन पर भारी टैक्स लगा दिए गए थे। कई आम लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज उनके धर्म और समाज में दखल दे रहे हैं, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना। और फिर वो आखिरी चिंगारी, चर्बी वाले कारतूस। सैनिकों को, जो पहले से ही कम तनख्वाह और भेदभाव से परेशान थे, ये खबर मिली कि जो नए कारतूस आए हैं उन्हें मुंह से खोलना पड़ता है और उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। बस इसी एक बात ने उनके दबे हुए गुस्से को भड़का दिया। अच्छा, 1857 के इस विद्रोह ने, इसकी आग ने, इसकी भयावहता ने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उनकी नींद उड़ गई। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि भारत जैसा इतना बड़ा और इतना जरूरी देश, उसे सिर्फ मुनाफा कमाने वाली एक प्राइवेट कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अब कुछ बड़ा, कुछ पक्का बदलाव करना ही पड़ेगा। और बस इसी के बाद एक ऐतिहासिक कानून पास हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1858। इस एक कानून ने
ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो 258 सालों से भारत में थी, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारत पर शासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में आ गई। मतलब कंपनी राज खत्म हुआ और जिसे हम ब्रिटिश राज कहते हैं, उसकी असली औपचारिक शुरुआत यहीं से हुई। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी के जाने के बाद असल में बदला क्या? क्या सिर्फ नाम बदला था या फिर नीतियां और सरकार चलाने का तरीका भी बदला? चलिए अब जरा इस नए ढांचे को ठीक से समझते हैं। तो चलिए अब एक सीधी सीधी तुलना करते हैं, एक तरफ कंपनी का शासन और दूसरी तरफ क्राउन का शासन। इन दोनों में क्या बड़े फर्क थे ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं बदलावों ने अगले 90 साल तक, मतलब हमारी आज़ादी तक, भारत की किस्मत तय की। अब ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, पहले भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे गवर्नर जनरल कहते थे, अब उसे वाइसराय कहा जाने लगा, मतलब महारानी का सीधा नुमाइंदा। कंट्रोल भी बदल गया। पहले कंपनी के डायरेक्टर सब कुछ तय करते थे, अब लंदन में एक नया पद बना, भारत सचिव, जो ब्रिटिश सरकार का मंत्री होता था और सीधे संसद को जवाब देता था। एक और बड़ा बदलाव, राज्यों को हड़पने वाली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां बंद कर दी गईं। और हाँ, सबसे जरूरी बदलाव हुआ सेना में। अंग्रेजों ने सबक सीख लिया था। उन्होंने भारतीय सैनिकों की संख्या के मुकाबले ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बहुत बढ़ा दी, ताकि भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह न हो सके। देखिए, हर बड़े बदलाव की एक विरासत होती है, कुछ चीजें वो पीछे छोड़ जाता है। 1858 के इन बड़े प्रशासनिक बदलावों ने भी ऐसा ही किया। इसने अनजाने में ही सही उस आधुनिक भारत की नींव डाली जिसे हम आज देखते हैं, लेकिन साथ ही ये अपने पीछे कुछ बहुत बड़े और पेचीदा सवाल भी छोड़ गया। तो क्या थी ये विरासत? एक तो हमें मिला एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा, और साथ ही स्टील फ्रेम कही जाने वाली इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत हुई, जिसका असर आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी पर दिखता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी मजेदार, बल्कि कहिए कि एक विडंबना वाली बात हुई। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर मजबूती से राज करने के लिए रेलवे बनाई, टेलीग्राफ लाइनें बिछाईं, एक जैसे कानून बनाए। लेकिन हुआ क्या? इन्हीं चीजों ने भारत के अलग अलग कोनों में बैठे लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया, और इसी जुड़ाव ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को और भी मजबूत कर दिया। तो अंत में यही सवाल बचता है, 1858 में जो ये प्रशासनिक ढांचा बनाया गया था, उसकी विरासत आज हमारे भारत में कितनी जिंदा है? क्या हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारे सरकारी दफ्तरों के काम करने का तरीका, यहाँ तक कि हमारे कई कानूनों में आज भी उस दौर की कोई परछाई दिखती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा आज हमारे कल से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। इस पर सोचिएगा जरूर।